Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का फ्रॉम द क्लास 6 कि व्हाट आर बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल्स अस, राइट। तो हम लोग ने ऋग्वेद के बारे में काफ़ी डिटेल में यहाँ पे सारी चीज़ों को पढ़ा था कि ऋग्वेद क्या है, कैसे लिखा गया और कौन सी लैंग्वेज है, उसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट है, सब चीज़ें पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कैटल्स, हॉर्सेस और चैरियट्स के बारे में, ठीक है। ग्रेट। सो देर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। अब बहुत सारी प्रेयर्स जो ऋग्वेद में, बहुत पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऋग्वेद में हाइम्स मेंशन है, ठीक है। उसके सिवा ऋग्वेद में प्रेयर्स भी बहुत सारी मेंशन हैं जो कि कैटल के लिए हैं, चिल्ड्रन के लिए हैं एंड हॉर्सेस। तो इन तीनों के लिए यहाँ पर बहुत सारी प्रेयर्स भी मेंशन है, ठीक है। Horses were yoked to chariots that they were used in battles. अच्छा, अब जो हॉर्सेस होते थे दे वर योक्ड टू चैरियट्स। अब चैरियट्स होता क्या है एक्चुअली? चैरियट्स एक व्हीकल होता है जिसमें कि दो पहिए होते हैं, दो व्हील्स का एक व्हीकल होता है, पूरा ओपन होता है वो व्हीकल, ठीक है। सिर्फ दो पहिए उसमें होते हैं और वो पूरा ओपन व्हीकल होता है। तो हॉर्सेस को क्या करा जाता था? हॉर्सेस को वो जो व्हीकल होता था उसमें हॉर्सेस को आगे व्हीकल में लगा दिया जाता था और फिर हॉर्सेस चलते थे उस व्हीकल को अपने पीछे ऐसे लगा करके, ठीक है। तो वो किस काम पे आता था? वो बैटल्स, मतलब लड़ाइयाँ करने के लिए काम आते थे। वो जो चैरियट्स बनाए जाते थे जिसमें कि हॉर्सेस को योग्ड करा जाता था, तो वो बैटल्स के लिए काम आते थे। जो कि वो किस लिए, वो बैटल्स जो थे वो किस लिए लड़े जाते थे? वो बैटल्स लड़े जाते थे कैटल्स को कैप्चर करने के लिए, कैटल्स को पकड़ने के लिए वो बैटल्स लड़े जाते थे, ठीक है। और बैटल्स किस लिए लड़े जाते थे? ज़मीनों के लिए, फॉर लैंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली सच एज बार्ले। अच्छा, अब क्या होता था कि जो बैटल्स होते थे, बैटल्स जो लड़े जाते, लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, वो सबसे पहले ज़मीनों के चक्कर में लड़ी जाती थी, ऑब्वियस है। सेकेंड है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चीज़ के लड़ी जाती थी कि इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स, ठीक है। अब वो जो ज़मीनों के लिए लड़ा जाता था, वो ज़मीनें किस काम आती थी? वो दरअसल हार्डी क्रॉप्स के लिए होती थी, इंपॉर्टेंट फॉर पास्चर एंड ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली, जो कि बहुत जल्दी राइपन हो जाते, मतलब बहुत जल्दी पक जाते थे। कुछ इस तरीके के क्रॉप्स के लिए वो ज़मीनें होती थी। जैसे कि अब कौन से ऐसे क्रॉप्स होते हैं कि जो कि बहुत जल्दी राइपन हो जाते, बहुत जल्दी पक जाते हैं? वो होते हैं बार्ले। इसको याद रखिएगा, यहाँ पर भूलिएगा नहीं इस चीज़ को, कि जो क्रॉप्स बहुत जल्दी पक जाते हैं उसमें से एक एग्जाम्पल है बार्ले, ठीक है। तो कुछ बैटल्स इन्हीं सब वजह के लिए लड़े जाते थे, कुछ बैटल्स लड़े जाते थे पानी के लिए, कुछ लोगों को पकड़ने के लिए। तो यही सब नॉर्मल रीजंस होते थे बैटल्स के लड़ने के लिए। मेन जो था वो लैंड के लिए लड़ा जाता था, कि लैंड कैप्चर करने के लिए, जिस ताकि वो उसमें अपने क्रॉप्स ग्रो कर पाए, ठीक है। अब now some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priests and rest was distributed among the people. अब जो wealth मतलब कि जो पैसे वगैरह जो भी इकट्ठा होते थे वो that was obtained to that जो कि पैसा वगैरह या वेल्थ, जो भी वेल्थ में क्या आता है, वेल्थ में यही पैसे और ऑर्नामेंट्स और यही सब चीज़ें आती हैं। तो जो भी वेल्थ इकट्ठा होती थी या जो भी मिलती थी वो सबसे पहले लीडर्स रखते थे उसको, जिसमें से कि कुछ प्रीस्ट को दी जाती थी और जो बची कुची थी वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी। तो ये प्रोसेस चलता रहा। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास एंड सैक्रिफाइसेस इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर। अब कुछ इसमें कुछ इस तरीके की वेल्थ थी, जो वेल्थ उसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में। तो जो वेल्थ थी वो किस लिए यूज होती थी? वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास की परफॉर्मेंस में यूज होती थी। और कुछ सैक्रिफाइसेस ऑफर करे जाते थे, जो कि कुछ लोग ऐसा होता था कि वो लोग फायर में बर्न हो जाते थे जाकर, या ये सब चीज़ें थी, तो वो लोग सैक्रिफाइस देते थे। ऐसा नहीं कि कोई इंसिडेंट हुआ या ऐसा कुछ हुआ, बट ऐसा नहीं होता था, वो सैक्रिफाइस करते थे। तो सैक्रिफाइसेस इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर, ठीक है। नाउ दीज वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। अब ये गॉड और गॉडेसेस के लिए ये चीज़ें बनी हुई थी। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। ऑफरिंग्स जो होती थी वो कुछ इंक्लूड करती थी घी, ग्रेन
या फिर कुछ केसेस में वो एनिमल्स भी होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो वेल्थ होती थी, इस तरीके से इस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता था अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोगों पे, और किस तरीके से ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट, वन सेकेंड, मोर मेन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। ज़्यादातर ये जो वॉर्स होते, जो लड़ाइयाँ होती थी, उसमें मेन पार्ट लेते थे। There were no regular armies, but there were assemblies which people met and discussed matters of war and peace. अब वहाँ पे ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज हुआ करती थी, कोई रेगुलर आर्मी है कि जैसे भी कोई आके लड़ाई की तो तुरंत वो आर्मी जाके लड़ने चालू हो जाएगी, ऐसे कोई आर्मीज नहीं हुआ करती थी, ठीक है। सिंपली क्या होती थी, असेंबलीज होती थी जिसमें लोग मिलते थे, बैठते थे, मैटर्स को डिस्कस करते थे। मैटर किस चीज़ के, जो लड़ाइयों के मैटर होते थे उसको डिस्कस करते थे, एंड पीस, और उसको आराम से डिस्कस करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। अब वो लोग कुछ लीडर्स भी चूज करते थे जो कि काफ़ी बहादुर होते थे और बहुत ही अच्छे वॉरियर्स होते थे। उस तरीके के लीडर्स को भी चूज करा जाता था, कोई परमानेंट आर्मीज नहीं होती थी उनके पास, ठीक है। ओके, तो इस रिस्पेक्टिव में हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा कैटल्स, हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में, ठीक है। कैटल्स, हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में पढ़ा। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब लोगों को, जो लोग थे वहाँ के, उनको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स। देयर वर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। अब वहाँ पर लोगों को डिस्क्राइब करने के बहुत तरीके थे। कैसे, अब देखिए कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अच्छा, आप जनरली आप एक बार सोचोगे किसी को अगर आपको डिस्क्राइब करना हो तो आप किस तरीके से डिस्क्राइब करते हो कि हम लोग ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, राइट, कि अच्छा ये जो है ये सिविल इंजीनियर है, और ये जो है ये इस शॉप का काम करते हैं, अच्छा ये आर्किटेक्ट है, इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, राइट। या फिर अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होता है, अच्छा ये वो है जो स्पेनिश बोलते हैं, तो इस तरीके से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। सेम पहले भी होता था, किस तरीके से लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था इन द टर्म्स ऑफ वर्क दे डू। वो जो काम करते थे उस तरीके से उनको डिस्क्राइब करा जाता था। फार्मर्स थे तो फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, क्राफ्ट्समैन होते थे, ठीक है। तो ये सब लोग होते थे और इस तरीके से उनको डिस्क्राइब करा जाता था सबसे पहला। दूसरा था लैंग्वेज दे स्पीक। अब जिस तरीके की लैंग्वेज बोलते थे उस तरीके से उनको करा जाता था डिस्क्राइब। द प्लेस दे बिलोंग टू, किस जगह को बिलोंग करते थे उस जगह के नाम से उनको डिस्क्राइब किया जाता था। देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनकी फैमिलीज के वे से उनको डिस्क्राइब किया जाता था, उनकी कम्युनिटीज से उनको डिस्क्राइब किया जाता था। और जो कल्चर प्रैक्टिसेस, हर एक कल्चर में अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग सबके अपने खुद के रिचुअल्स होते हैं। तो उन कल्चरल प्रैक्टिसेस के वे से भी लोगों को डिस्क्राइब करा जाता था, ठीक है। तो ये जितने भी तरीके के वेज हैं, ये इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है आज तक। आज भी लोगों को इसी तरीके से कई लोग डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। हम लोग जनरली बोलते हैं इन सब चीज़ों को। तो अगर आप जनरल में नोटिस करो अपने बोलने के तरीके को, तो आप फाइंड आउट करोगे कि यही वर्ड्स लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। Now let us see some of the words used to describe people found in the ऋग्वेद। अब कुछ ऐसे वर्ड्स को देखते हैं जो कि लोगों को डिस्क्राइब करने में काम आते थे और जो कि हमको ऋग्वेद में मिले हैं, ठीक है। ऋग्वेद, द अर्लीस्ट वेद that was written 3500 years ago, ठीक है। Now there were two groups who are described in terms of work। अब वहाँ पे दो ग्रुप होते थे जो कि अपने काम के उससे डिस्क्राइब करे जाते थे। द प्रीस्ट, जिनको कि ब्राह्मण्स कहा जाता था, और जो लोग रिचुअल्स करते थे, एंड द राजास, ठीक है। प्रीस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, एंड द राजा। दो लोग होते थे, दो लोगों के उसमें कैटेगरी में डिस्क्राइब होता था, या तो ब्राह्मण्स या फिर राजास। ब्राह्मण्स वो होते थे जो कि रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, और राजास तो हम लोग सब लोग जानते हैं राजा जो होते हैं, ठीक है। These rajas were not like the ones you will be learning about later। ये जो राजास थे, जो राजा अभी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, तो ये ऐसे नहीं होते थे जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में ही किस किस तरीके के राजा थे। तो उस तरीके के राजा नहीं होते थे ये सब। They did not have capital cities, places or armies, nor they collect the taxes। इन लोग के पास कोई कैपिटल सिटीज़ नहीं होती थी, कोई ऐसी प्लेस जगहें नहीं होती थी, ना तो आर्मीज होती थी, और ना तो ये कोई टैक्स वगैरह कुछ लेते थे लोगों से, ठीक है।
तो यहाँ पे जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स आर राजास। तो जनरली क्या होता है, सन्स जो होते हैं, जो बेटे थे, वो ऑटोमेटिकली सक्सीड करके राजास नहीं बनते थे, ठीक है। Sons did not automatically succeed fathers as rajas, ठीक है, great. So two words were used to describe the people or the community as a whole. अब यहाँ पे जो दो वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े, अब दो वर्ड्स और नए हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि कम्युनिटी और पीपल को डिस्क्राइब करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया, लोगों को डिस्क्राइब करा ब्राह्मण्स और राजास में। अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कम्युनिटी को। कम्युनिटी के लिए क्या वर्ड्स यूज होते हैं, पहला होता है जना, ठीक है, और दूसरा होता है विश। जना क्या होते हैं, विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। जना वो होते हैं, वन वॉज द वर्ड जना, जिसको कि आज भी हम लोग हिंदी में यूज करते हैं और दूसरी लैंग्वेजेस में भी यूज करते हैं। द अदर वॉज विश। तो विश, दिस द वर्ड वार्ष्य कम्स फ्रॉम विश। तो जो वार्ष्य वर्ड होता है वो विश वर्ड से ही यहाँ पर जो विश वर्ड होता है वो वार्ष्य वर्ड से ही यहाँ पर आता है। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर 5 में। तो यहाँ पे पैनिक ना होइए बहुत ज़्यादा कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया, ठीक है, ये आगे ऑलरेडी डिटेल में है चैप्टर नंबर 5 में। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं है। सेवरल विश और जन वर मेंशन बाय नेम। बहुत सारे जो विश और जो जन होते थे उनको नाम से मेंशन किया जाता था। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरुजना और विश, ठीक है। सो वी फाइंड द रेफरेंस टू द पुरुजना और पुरु विश एंड भारता जना और विश, द यदुजना और विश एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्हीं रेफरेंस में होता था पुरुजना और विश, भारत जना और भारत विश, यदुजना या यदु विश। इसी तरीके से यहाँ पे नाम्स वगैरह मेंशन होते थे, जना या विश जो भी नाम है उस हिसाब से इसमें जो भी नाम है उस हिसाब से यहाँ पर आपका जो विश है या जना है जो भी ऐड होना है उस तरीके से ऐड होके आपके नाम के साथ ऐड हो जाता था, ठीक है। इस तरीके से जो होती थी कम्युनिटीज डिस्क्राइब होती थी इस तरीके से। अब समटाइम्स द पीपल वर कंपोज्ड, द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्स एज आर्यास एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स दास और दास्यास, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता था कि जो लोग थे हु कंपोज द हाइम्स, जो कि हाइम्स को कंपोज करते थे, वो अपने आप को क्या बोलते थे, वो अपने आप को बोलते थे आर्यास, ठीक है। एंड जो उनके ओपोनेंट्स होते थे, मतलब जो उनकी दूसरी तरफ होते थे, ओपोनेंट्स मतलब कि जो उन पे कमेंट करते थे या उनके बारे में भला बुरा बोलते थे, उनको क्या बोलते थे वो लोग, उनको बोलते थे दासास या दास्युस, ठीक है, दासास या दास्युस। वापस से मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिए, वरना बाद में आप वापस पेपर के टाइम पे ये सोचोगे कहीं तो पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो प्लीज़ लिख लीजिए इसको। द पीपल हु कंपोज द हाइम्स, जो लोग हाइम्स को कंपोज करते थे वो लोग कहते, उनको बोला जाता था क्या, आर्यास, ठीक है। और जो उनके ओपोनेंट्स मतलब जो उनकी दूसरी तरफ होते थे उनको बोलते थे दासास या दास्युस। सो दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। अब ये वो लोग नहीं थे जो कि सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करते थे, एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, और वो प्रोबेबली डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। लेटर द टर्म दासा, ओके, जो कि एंड द फेमिनिन दासी, अच्छा जो मेन होते थे उनको दासा बोलते थे और जो विमेन होती थी उनको वो दासी। केम टू मीन स्लेव, इसका मतलब होता है स्लेव। जो टर्म यहाँ पर दासा होता था, जो यूज होता था टर्म दासा, उसका मन होता था स्लेव, मतलब कि गुलाम, ठीक है। स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन अ वार। स्लेव्स वो मेन या वुमेन होते थे जिनको कि वॉर में कैप्चर हो जाते, मतलब कि वॉर में पकड़ लिया जाता था। एब्सोल्युटली मैंने एक शुद्ध वर्ड यहाँ पे हिंदी बोली थी, दैट वाज गुलाम, ठीक है। तो स्लेव का वही मतलब होता है। सो दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स हु कुड मेक देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट। तो उन लोगों को कैसे, जो लोग की जो वुमेन और मेन थे यहाँ पे जो कि वॉर वगैरह में पकड़े जाते थे, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, उनको ट्रीट किया जाता था कि जैसे कि जिन्होंने उनको पकड़ा है वो उनकी प्रॉपर्टी है, अब अपनी प्रॉपर्टी की तरह उनको ऐसे ट्रीट करते थे, और जब जो चाहते वो उनसे वो काम करवा लेते थे, जो उनका मन करता था वो काम वो उन मेन और वुमेन से करवाते थे जिनको कि उन्होंने वॉर में कैप्चर किया था। While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. अब जो ऋग्वेद था जो कि कंपोज हो रहा था नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में,
वहीं पर और भी जगह काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे थे। अब चलिए कुछ आगे डेवलपमेंट्स के बारे में पर देखते हैं हम लोग कि एक जगह जहाँ पर ऋग्वेद कंपोज हो रहा था उसी के साथ साथ और कहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे। ठीक है, साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या होते हैं? मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था पैलेलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। नियोलिथिक में हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मतलब कि छोटा, और लिथोस को क्या बोलते हैं? लिथोस होते हैं स्टोन्स, वो होते थे छोटे स्टोन्स। मेगा मतलब कि बड़ा, और लिथ्स का मतलब होता है स्टोन्स, मतलब कि ये बड़े स्टोन्स। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम लोग जो बड़े स्टोन, जो बड़े पत्थर होते थे, उनकी स्टोरी यहाँ पर इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द सेकेंड पेज। अब इस पिक्चर को आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसको प्लीज ऑब्जर्व करिएगा, ये कोई इधर उधर वाला चीज नहीं है। ठीक है, इस पिक्चर को यहाँ पे ऑब्जर्व करें और इस पिक्चर को देख करके बताएं कि इसमें सबसे पहले मेगालिथ्स कौन से हैं और माइक्रोलिथ्स कौन से हैं। होप कि आपने मेगालिथ्स और माइक्रोलिथ्स को फिगर आउट कर लिया होगा। तो ये एक सेकेंड में इसमें कलर ले लूँ, एक सेकेंड, फाइन। तो यहाँ पे जो बाहर की जो कवरिंग है, जो बाहर के जितने भी बड़े बड़े ये जो स्टोन्स यहाँ पे बने हुए हैं, जो रखे हुए हैं, ये क्या है? ये है मेगालिथ्स। मेगा का ऑलरेडी हम लोगों ने मतलब पढ़ा, बड़े बड़े मतलब, राइट, और लिथ्स मतलब स्टोन। जो बड़े स्टोन होते हैं वो होते हैं मेगालिथ्स, और ये यहाँ पे छोटे 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 कुछ मेंशन अप अंदर हो रखे हैं, एंड दैट आर योर माइक्रोलिथ्स, मतलब छोटे स्टोन। ठीक है, पिक्चर्स को देखकर ये सब चीज़ें फिगर आउट करना सीखें, इसको अपने आप फिगर आउट करना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से जो पुराने चैप्टर्स वगैरह हैं उनका भी आप एक बार रिवीजन करते रहोगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको धीमे धीमे याद होते रहेंगे और याद आते रहेंगे, जिससे कि आप पेपर के टाइम पे ये सब चीज़ों को फॉरगेट आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई भी इमेज देखिए, उसमें ट्राई टू फिगर आउट कि आपने जो पहले चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें से क्या यहाँ पे कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स इस रिस्पेक्टिव पिक्चर में मेंशन आउट है, और उन टर्म्स को फिगर आउट करना सीखें अपने आप। ठीक है, सो ग्रेट। नाउ दीज स्टोन्स बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। मैंने आपको बताया जो बड़े स्टोन्स हैं उनको बोलते हैं मेगालिथ्स। तो यहाँ पे जो स्टोन बोल्डर्स है, मतलब कि ये जो यहाँ पे एक सर्कल ही है एक्चुअली, हाँ, सर्कल शेप में जो बनाए गए हैं, दीज आर कॉल्ड द मेगालिथ्स। These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. अब ये जो मेगालिथ्स होते हैं किस काम होते थे? सबसे पहले इनको बहुत केयरफुली अरेंज करा जाता था, लोग इसको बहुत केयरफुली अरेंज करते थे, और ये ब्यूरियल साइट्स को मार्क करने के काम आते थे। ठीक है, ब्यूरियल साइट्स को मार्क करने के काम आते। साइट्स क्या होती थी? साइट्स होती थी रिमेन्स ऑफ द थिंग्स। ठीक है, हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में इसको भी पढ़ा था, साइट्स वर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स। तो वहाँ पे ये ब्यूरल साइट्स जो थी तो उनको मार्क आउट करने के काम आते थे। द प्रैक्टिस ऑफ एरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगैन अबाउट 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India in the North East and Kashmir. अब ये जो इरेक्टिंग मेगालिथ्स, इरेक्टिंग मतलब कि मेगालिथ्स जो स्टोन्स थे उनको फाइंड आउट करना और इनको इकट्ठा करना, उनको इरेक्ट मतलब कि उनको खोद करके निकालना, मेरे इसका ये मतलब होता है इरेक्टिंग का। ठीक है, इरेक्ट मतलब कि किसी चीज़ को खोद करके निकालना। तो जो मेगालिथ्स को इरेक्ट करने का जो प्रोसेस था वो कुछ 3000 years पहले चालू हुआ, एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेकन। वो डेकन से यहाँ पर प्रिवेलेंट था, मतलब कि वो डेकन जो कि साउथ इंडिया में है वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। सो इन सब प्लेसेस में ये प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग द मेगालिथ्स, ये पर्टिकुलर प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मेंशन हुआ कि 3000 years ago नियोलिथिक साइट, नियोलिथिक जो हमारा स्टोन एज था, नियोलिथिक स्टोन एज वो कब खत्म हुआ था? नियोलिथिक स्टोन एज कब स्टार्ट हुआ था? 10,000 years ago हमारा नियोलिथिक स्टोन एज स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बाद जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, रिस्पेक्टिव चैप्टर नंबर 4 में हम लोग ने अब तक जो भी पढ़ा है सब नियोलिथिक स्टोन एज को बिलोंग करते हैं। तभी यहाँ पे मेगालिथ्स और माइक्रोलिथ्स की बात हो रही है। इस तरीके से यहाँ पे साइट्स को भी, स्टोन एज को भी फिगर आउट करना सीखें। ईयर्स के हिसाब से ये समझें अपने आप कि कौन सी यहाँ पे स्टोन एज की बात हो रही है। 10,000 years ago के पहले की अगर कोई भी बात हो रही होगी तो वो होगी हमारी यहाँ पे मतलब 3000, 4000, 5000 years। तो ये सब हमारे हैं नियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक स्टोन एज।
10,000 से 12,000 के बीच की कोई बात हो रही होगी तो वो होगी हमारी मीजोलिथिक, और 2 मिलियन से 2,000 तक ईयर्स तक की कोई बात हो रही होगी, सॉरी उससे 12,000 तक की, तो वो होगी हमारी यहाँ पे पैलियोलिथिक। ठीक है, इसको प्लीज मेक श्योर याद रखिए यहाँ पे। राइट, तो ये सब जो थे काफ़ी अच्छे से अरेंज करे चाहते थे ब्यूरल साइट्स को मार्क करने के लिए। ये 3000 ईयर्स पहले इनकी इरेक्टिंग स्टार्ट हुई, और जो कि डेक्कन, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में ये सब चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हुई। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप 2 पेज नंबर 13। अब मैप 2 पेज नंबर 13 में यहाँ पर कुछ मेगालिथिक साइट्स को यहाँ पर शो करा गया है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था उन साइट्स को, ऑलरेडी मैप नंबर 2 दैट इज पेज नंबर 13 पे उसको हम लोगों ने देखा हुआ था। ठीक है, सो व्हाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सर्फेस, अगर अदर मेगालिथिक ब्यूरल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। कुछ तो जैसे कि हम लोग को ये जो यहाँ पे ब्यूरल है ये हमको इस पे दिख रहा है सरफेस पे, कुछ ऐसे मेगालिथिक ब्यूरल्स हैं जो कि अंडरग्राउंड है, तो उनको हम लोग नहीं देख सकते। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. कई बार जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको या तो जो स्टोन बोल्डर्स हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं उनका एक सर्कल फॉर्म हुआ दिखा है, जैसे कि इस पिक्चर में यहाँ पे शो हो रहा है कि एक सर्कल यहाँ पे फॉर्म हो रखा है। राइट, ये सर्कल एक यहाँ पे बना हुआ है, तो या तो कभी कभी इस कुछ तरीके के इस सर्कल को मतलब उनको मिले हैं, या फिर उन्हें एक बहुत बड़ा सा लार्ज स्टोन ग्राउंड में किसी एक जगह पे खड़ा मिला है। तो ये सब क्या किस चीज़ के इंडिकेशन है? ये सब इंडिकेशन हैं। अगर यहाँ पे सर्कल बना हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एक यहाँ पे ब्यूरियल है, और अगर कोई भी स्टोन किसी भी एरिया में खड़ा मिला है, कोई बड़ा स्टोन खड़ा मिला है, तो इसका ये मतलब है कि इसके यहाँ इस जगह में नीचे ब्यूरियल्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो भी सर्कल फॉर्म हो रहा है या एक सिंगल स्टोन है, ये सारे सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के इंडिकेशंस हैं कि ब्यूरियल्स इस पर्टिकुलर प्लेस पे हैं। ब्यूरियल्स इसमें कि लोगों को अंदर दफनाया जाता था। ठीक है, वो होते हैं ब्यूरियल्स। मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर को बहुत मतलब बारे में समझा रखा है, स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्यूरियल्स ही। ओके, नेक्स्ट, अब टॉप दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज अ सिस्ट। अब यहाँ पे ये जो मेगालिथ यहाँ पे है, दिस इज नोन एज सिस्ट मेगालिथ्स। ठीक है, मतलब कि बड़े पत्थर, इनको सिस्ट बोला जाता है। लाइक द वन शोन हियर हैव portholes which could be used as an entrance. We have portholes which can be used as an entrance. ठीक है, correct. All these burials have some common features. अब ये जो burials होते थे इनमें कुछ ना कुछ एक common features होता था। क्या होता था? The dead were buried with distinctive pots which are called black and red ware. अब जो लोग जिनकी डेथ हो जाती थी उनको इस ब्यूरल्स में बरी किया जाता था, वो भी डिस्टिंक्ट मतलब अलग तरीके के पॉट से, जिनको कहा जाता है ब्लैक एंड रेड वेयर। वापस से बता रही हूँ, वापस से ध्यान रखिए, ये जो ब्यूरियल्स थे इनमें क्या चीज़ कॉमन थी? इनमें ये चीज़ कॉमन थी कि यहाँ पे जो लोग जिन लोग की डेथ हो जाती थी उनको बरी किया जाता था डिस्टिंक्टिव पॉट्स, मतलब कि अलग अलग पॉट्स के साथ, जिनको क्या कहा जाता था? ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था। Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold. कई बार यहाँ पे कुछ टूल्स और वेपन्स मिलते हैं आयरन के, और कई बार हॉर्सेस के स्केलेटन्स भी मिलते हैं, हॉर्स इक्विपमेंट्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब ऑर्नामेंट्स मिलते हैं स्टोन या फिर गोल्ड के। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये बात एक बार पहले पढ़ी है। अगर आप मुझको फॉलो कर रहे हैं पूरे रिस्पेक्ट मतलब कंटिन्यूसली आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ये एक बार पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स के स्केलेटन्स कहीं पे फाइंड आउट हुए हैं। तो कहाँ मिला था हम लोग को? तो वो हम लोग को जो एनिमल्स के जो स्केलेटन्स थे वो मिले थे हमको मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में एक ब्यूरियल साइट थी, सबसे पहले मेहरगढ़ में ब्यूरियल साइट फाइंड आउट हुई थी। तो वहाँ पे हम लोग को गोट का स्केलेटन मिला था। जो भी ब्यूरियल्स वहाँ पे थे, ब्यूरियल्स के अंदर वहाँ पे गोट्स के स्केलेटन मिले थे, याद आया आपको? तो वहाँ पर भी एक ब्यूरियल साइट बनी हुई थी, वहाँ पर गोट्स के स्केलेटन्स जो थे वो ब्यूरियल्स में रखे जाते थे। जिसकी भी जो भी डेड पर्सन था उसके साथ वो गोट्स रखे जाते थे, गोट्स रखे जाते थे, जो भी सामान होता था वो रखा जाता था।
क्या मान्यता थी? ये मान्यता थी कि आप उसमें जो भी सामान रखोगे ब्यूरल के अंदर, उस डेड पर्सन के साथ जो भी सामान आप रखोगे, तो उस पर्सन को नेक्स्ट, उसके जो नेक्स्ट जन्म है उसमें उस पर्सन को ऑटोमेटिकली वो सामान अपने आप मिल जाएगा। तो यही रीज़न था यहाँ पर भी सेम ब्यूरल्स के अंदर आयरन या आयरन के वेपन्स रखने का, और कुछ ऑर्नामेंट्स जैसे कि स्टोन, गोल्ड, इनके ऑर्नामेंट्स, हॉर्स इक्विपमेंट, हॉर्सेस, ये सब रखने का सिर्फ यही एक रीज़न था, क्योंकि ये माना जाता था कि आप जो भी डेड पर्सन है उसके साथ जो भी बारी करोगे उस ब्यूरल में, वो उस पर्सन को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वर्ल्ड में मिल जाएगा। ठीक है, ग्रेट। सो यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथिक ब्यूरल्स। अब मेगालिथिक जो ब्यूरल्स थे वहाँ से ये कुछ इक्विपमेंट्स मिले थे। लेफ्ट टॉप हॉर्स इक्विपमेंट, ये लेफ्ट टॉप है जहाँ पे ये इक्विपमेंट्स हैं हॉर्स के। यहाँ पे मेंशन था ना कि हॉर्स इक्विपमेंट्स मिले थे, तो ये हॉर्स इक्विपमेंट्स कुछ मिले थे। लेफ्ट बिलो इज द एक्सेस, यहाँ पे ये थी एक्सेस, इस तरीके की कुछ एक्सेस भी मिली थी। एंड बिलो इज अ डैगर, और इस तरीके का टूल्स मिला था जिसको हम लोग डैगर कहते हैं। ठीक है, ग्रेट। सो होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। मैं वापस एक बार ऊपर जाके बताती हूँ। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, इसके हम लोगों ने अलग अलग वर्ड्स यहाँ पे पढ़े। मेक श्योर इसको याद रखिएगा प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे साइलेंट सेंटिनल्स, द साउंड स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स के बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिटेल स्टडी किया। ठीक है, तो यहाँ पे इन रिस्पेक्टिव टॉपिक्स को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा। और अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो, जो भी पढ़ाया हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो पे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।